Hello, welcome to the Bioverse, your one-stop destination for NEET biology preparation. तो आज हम जो लेसन कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो पूरा तुम्हें डॉक्टर बनाने वाली फीलिंग दे देगा। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हार्ट, अबाउट ब्लड्स, कुछ इंटरेस्टिंग केसेस एंड डिसऑर्डर्स के बारे में। क्या तुम गेस कर सकते हो कि हम किस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं? यस, यू गेस्ड इट राइट। हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बाकी एक टिप देना चाहूँगा मैं इस चैप्टर के लिए। कुछ ट्रिकी मैकेनिज्म्स है जैसे कि कार्डियक साइकिल, नोडल टिश्यू। इनको अगर तुम्हें समझना है तो तुम्हें हर एक चीज़ विजुअलाइज करनी पड़ेगी। तो इस चैप्टर के लिए एक टिप है जो है विजुअलाइज, ट्राई टू विजुअलाइज दिस चैप्टर। ये तुम्हें इस चैप्टर को कॉन्क्योर करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि लेक्चर अपलोड होने के बाद नोट्स, डीपीपीज यहीं पर अपलोड होती है। एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल जैसे कि माइंड मैप्स, शॉर्ट नोट्स, ये भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। कुछ डेली अपडेट्स वगैरह सब हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही डालते हैं। बाकी हमने कुछ दिन पहले ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपलोड कर दिया है। उसकी जो डीपीपीज है एंड जो नोट्स है, दोनों आर अपलोडेड ऑन चैनल, तो जाके तुम उसका एक्सेस ले सकते हो। बाकी चलिए, अब शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन लेसन की, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो लेसन शुरुआत होता है बाय डिस्कसिंग ब्लड। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक है प्लाज्मा एंड एक है ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा जो है वो 55% ब्लड को कॉन्क्योर करता है एंड ब्लड कॉर्पसेल्स 45%। प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड है जिसका 90 से 92% पानी होता है। ठीक है, बाकी का बचा 6 से 8% होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन एंड इसका काम है ये ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर यानी BCOP को मेंटेन रखता है। ग्लोब्यूलिन जो है वो इन्वॉल्व होता है इन डिफेंस मैकेनिज्म, ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है। इसके कुछ टाइप्स है जैसे कि अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा इज स्पेसिफिकली एंटीबॉडी। Okay, then comes the last fibrinogen which is clotting protein. इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, बाकी ब्लड कॉर्पसेल्स की अगर बात करें जो 45% है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। बाकी NCERT में एक छोटा सा लाइंस लिखे हैं अबाउट सीरम, तो सीरम को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमने एक वोल ब्लड लिया, उसको ओवरनाइट रखा। अगर हमें रिजल्ट के लिए फ्री है कि अभी हमें ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है एंड वी आर फ्री कि सीरम अगर कल भी बना तो भी चलेगा, तो सीरम फॉर्म होता है। अभी सीरम फॉर्म होने के बीच में एक और स्टेज आती है वोल ब्लड के साथ। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में नीचे आरबीसी सेटल डाउन हो जाएंगे एंड ऊपर बन जाएगा पफी कोट एंड यहाँ पर ऊपर के साइड यहाँ पर बनता है प्लाज्मा। ठीक है, ये वोल ब्लड के बाद की स्टेज है। ओके, एंड जब इस प्लाज्मा, ये है प्लाज्मा एंड इस प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं फिर बन जाता है सीरम। तो सीरम इज नॉट ब्लड माइनस फाइब्रिनोजन, इट इज प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। बट अगर हमें बहुत जल्दी है कि हमें वोल ब्लड से जल्दी सीरम बनाना है, इट इज़ वेरी अर्जेंट, देन हम इसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं एंड इमीडिएटली सीरम बना लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके देन, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड पढ़ते हैं अबाउट एरिथ्रोसाइट्स, बोले तो आरबीसीज गाइस। आरबीसीज के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल, मोस्ट अबंडेंट सेल है ब्लड में इन हेल्दी मेन। ठीक है, एवरेज 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। अगर फीमेल की बात करें तो 4.5 से 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होते हैं।
एंड इन्फेंट्स में आरबीसीज का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। बाकी अगर आरबीसीज जब मैच्योर होते हैं तब वो अपना न्यूक्लियस लूज कर लेते हैं, इसलिए हम इन्हें इन्यूक्लिएटेड कहते हैं। क्यों ये लूज करते हैं न्यूक्लियस? ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा रहे और हीमोग्लोबिन उसमें आ पाए, ठीक है। एंड इनका शेप बाय कॉनकेव होता है। इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है एंड आफ्टर इनका लाइफ ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज कहा जाता है। आरबीसीज जो है वो फॉर्म होती है रेड बोन मैरो में एंड इनके प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। अभी एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा इन शेप ऑफ आरबीसीज। चलिए आपके लिए एक्सेप्शन रिवील करते हैं कि आरबीसीज कैमल एंड उमा में ओवल शेप्ड होता है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीसीज के काउंट के बारे में एनसीईआरटी कुछ नहीं बोलती, बट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आरबीसीज का काउंट जो है वो हाई हो गया तो हम इसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। इसमें जो विस्कोसिटी है ब्लड की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड जो हार्ट को है बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है कि ब्लड को पंप करने में, इसलिए हार्ट वीक हो जाता है। अगर आरबीसीज का काउंट लो हो गया तो इसे एरिथ्रोसाइटोपेनिया कहते हैं, जिसमें आरबीसीज का काउंट कम हो जाता है एंड आरबीसीज आर द कैरियर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन का भी काउंट कम हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन आर द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, जो टिश्यूज लेते हैं उसका कैरियर है हीमोग्लोबिन। तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया देन डेफिशिएंसी हो जाएगी टिश्यूज को ऑक्सीजन की। ओके चलिए फिर अगर ये क्लियर है तो थोड़ा मैं आपको हीमोग्लोबिन के बारे में भी बता देता हूँ। अगर हीमोग्लोबिन देखे तो हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन रिच कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कैरियर है रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे ऑक्सीजन का एंड CO2 का। अगर ऑक्सीजन के साइड बाइंड करता है तो हम इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं एंड अगर CO2 के साइड बाइंड करता है तो हम इसे कार्बिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसकी लेवल ब्लड में क्या होनी चाहिए? 12 टू 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड। आपको यूनिट्स सारे बहुत ज़्यादा ध्यान से याद रखने हैं क्योंकि ये सारे यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट। हो सकता है क्वेश्चन में यूनिट्स चेंज कर दे एंड ये नंबर याद सबको ही रहेगा, यूनिट्स याद रखना इज मस्ट। ओके देन हीमोग्लोबिन जो है वो ऑलिगोपेप्टाइड है। इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है। इस तरह एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, इसीलिए हम इसे टेट्रामर कहते हैं। ओके तो हीमोग्लोबिन के बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब आगे बढ़ते हैं ऑन WBCs यानी ल्यूकोसाइट्स। अभी ल्यूकोसाइट्स जो है वो होते हैं, इनमें कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, ये अम्योबॉइडिक होते हैं। अभी अम्योबॉइडिक क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हें डायपेडेसिस करनी पड़ती है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स में से स्क्वीज होकर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसी ब्लड वेसल है यहाँ से जा रहा है ये, तो यहाँ से अगर कहीं टीयर है देन ये यहाँ से स्क्वीज होकर निकल जाता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि उसका कोई परफेक्ट शेप ना हो, नहीं तो वो वहां पे अटक जाएगा, ठीक है। इनके नंबर की बात करें तो ये 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड प्रेजेंट होते हैं। अगर इनका नंबर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो इसे हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लो हो गया तो हम इसे ल्यूकोसाइटोपेनिया कहते हैं। और अगर इतना ज़्यादा हाई हो गया कि एकदम कैंसरस लेवल पे चला गया तो ये ब्लड कैंसर फॉर्म करता है जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड एग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट जो है उसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। एग्रैन्युलोसाइट में आते हैं मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट फर्दर हम बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट में भी डिवाइड करते हैं। ये डायग्राम्स आपको याद रखनी है ऑफ हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अभी इन सब डिविजन्स को हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके एक चीज बताना रह गई, फॉर्मेशन ऑफ WBCs को हम ल्यूकोपोएसिस कहते हैं।
चलिए अब पढ़ते हैं सबसे पहले ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स जो है उनमें हमें 3 कैटेगरीज पढ़नी है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल्स की अगर बात करें तो न्यूट्रो यानी न्यूट्रल, यानी ये जो है वो एसिडिक एंड बेसिक दोनों डाइस से स्टेन हो जाते हैं। अगर इनके परसेंटेज अबेंडेंस की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं 60 टू 65%। इनके पास मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है एंड फैगोसाइटिक होते हैं। न्यूट्रोफिल जो पीएमएनएल होते हैं वो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ये सबसे पहले होते हैं जो इंटरैक्ट करते हैं एंड फाइट करते हैं विथ एंटीजन। ठीक है, देन केम्स ऑन बेसोफिल। बेसोफिल वो है जो बेसिक डाइस से स्टेन हो जाते हैं। ये सबसे लीस्ट अबेंडेंट है, ओनली 0.5 टू 1%। अगर इनकी बात करें तो इनमें एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है एंड ये इन्फ्लामेशंस कॉज करते हैं। बाकी ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जैसे कि हैपरिन जो कि एंटीकोगुलेंट है, हिस्टामिन जो कि वासोडाइलेटर है एंड सेरोटोनिन जो कि वासोकंस्ट्रिक्टर है। अगर इओसिनोफिल की बात करें तो इन्हें हम एसिडोफिल के नाम से भी जानते हैं, जो एसिडिक डाइस से स्टेन होती है। इनका परसेंटेज अबेंडेंस होता है 2 to 3%। ये इनके पास बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है बाइलोब न्यूक्लियस होता है एंड ये हेलमेंट्स को किल करते हैं एंड एलर्जी को सप्रेस करते हैं। ओके, अगर ग्रैन्युलोसाइट के लाइफ स्पैन की बात करें तो ब्लड में इनका 4 to 8 आवर्स होता है एंड टिश्यू में 4 to 5 डेज भी सर्वाइव कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट जिसमें हमें मोनोसाइट पढ़ना है एंड लिम्फोसाइट पढ़ना है। मोनोसाइट की बात करें तो ये लार्जेस्ट इन साइज है, सबसे बड़ा सेल है वो है मोनोसाइट का। सब में सबसे बड़ा सेल है साइज में वो है मोनोसाइट। इसके पास किडनी या फिर हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस होता है। ये भी फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है एंड इसका परसेंटेज अबेंडेंस है 6 to 8%। अगर हम लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट में हमें देखने को मिलते हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जो एक्चुअल सोल्जर्स है। इनके बारे में एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो वहां से थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिम्फोसाइट आर इनका परसेंटेज अबेंडेंस दिया है 20 to 25%। आर द टू मेजर टाइप्स बी एंड टी लिम्फोसाइट। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये एक्चुअली सोल्जर्स है बॉडी के जो फाइटिंग करते हैं विथ एंटीजन। ठीक है, ओके। देन बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में एंड मैचुरेशन भी बोन मैरो में ही होता है, इसीलिए ये बी हो गया। एंड टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन तो होता है बोन मैरो में बट इसका मैचुरेशन होता है थाइमस में, तो ये याद रखना, टी मैचुरेशन टी फॉर थाइमस। मोनोसाइट सरवाइव करते हैं फॉर 10 to 20 आवर्स एंड लिम्फोसाइट्स सरवाइव कर सकते हैं फॉर ईयर्स, मंथ्स एंड डेज। कुछ दिन भी सरवाइव कर सकते हैं, कुछ महीने भी एंड ईयर लॉन्ग भी सरवाइव कर सकते हैं। तो इनके परसेंटेज अबेंडेंस पे क्वेश्चन आता है कि अरेंज करिए इन द फॉर्म ऑफ देयर परसेंटेज अबेंडेंस, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा जो है वो है न्यूट्रोफिल, देन आते हैं लिम्फोसाइट्स, देन आते हैं हमारे मोनोसाइट, देन आता है इओसिनोफिल एंड देन आता है बेसोफिल। तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं ऑन प्लेटलेट्स। अभी प्लेटलेट्स है जिन्हें अभी तक तुम आई थिंक पढ़ रहे होगे कि प्लेटलेट्स आर ट्रू सेल, बट एक्चुअली platelets are not true cell, they are actually the cell fragments of megakaryocyte। अभी स्टोरी समझो, बोन मैरो में एक बहुत बड़ा सा सेल बनता है जिसका नाम है मेगाकैरियोसाइट, और वो फिर टूट जाता है एंड जब वो टूटता है तब उसके कुछ फ्रैगमेंट्स बनते हैं एंड उन फ्रैगमेंट्स को हम प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। ओके, बाकी इसका काउंट 1.5 से 3 लाख पर मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ ब्लड होना चाहिए। अगर ये हाई हो गया तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाएगा एंड अगर कम हो गया तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा। अब ये इन्वॉल्व होता है इन ब्लड क्लॉटिंग एंड इसका लाइफ स्पैन एक हफ्ते जितना होता है, 7 to 8 days। विथ
ब्लड ग्रुप में एनसीईआरटी में मेजरली दो ब्लड ग्रुपिंग दी गई है, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आर एच ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें आर एच ब्लड ग्रुपिंग में हमें एक केस पढ़ना है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, विच इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, अगर हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो हमारे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में एनसीईआरटी क्या बोलती है, देखिए जो ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप है वो कैसे बने। ये है आरबीसी की मेम्ब्रेन। ठीक है, आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा, जैसे अगर ए एंटीजन है, ये सेल्फ एंटीजन होता है, जो एंटीजन प्रेजेंट है वो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है देन वो उसका ए इज द ब्लड ग्रुप ऑफ दैट पर्सन। तो इसके पास एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी, बट अपोजिट वाली, इसके पास जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो होगी एंटी बी एंटीबॉडी, इसका मतलब एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। बट अगर ब्लड ग्रुप अगर बी है देन जो एंटीजन आरबीसी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा वो होगा बी, एंड उसके पास जो एंटीबॉडी होगी वो होगी एंटी ए एंटीबॉडी। अगर ए बी है देन दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे बट एंटीबॉडी एक भी प्रेजेंट नहीं होगी। अगर ओ है देन एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, एंटीबॉडी दोनों आ गई। अभी थोड़ा सा डोनेट कौन किसको कर सकता है वो देख लेते हैं। तो ये इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले सबको लिख लो ए बी एंड ए ओ। ठीक है, लिख लिया। अभी देखो ओ इज द यूनिवर्सल डोनर एंड स्पेसिफिकली ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ओ नेगेटिव के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, उसके पास इवन आर एच। चलो मैं तुम्हें एक बार आर एच वाला सिनेरियो भी समझा देता हूँ, उसके बाद हम ब्लड ग्रुपिंग वाला ये पार्ट कंप्लीट करते हैं। अगर ए के साथ अगर एक बंदे के ए एंटीजन प्रेजेंट है एंड उसके पास एक और एंटीजन प्रेजेंट है वो है आर एच एंटीजन, तो ये जो बंदा है वो होगा ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला। बट अगर वही एक बंदा है जिसके पास ए एंटीजन तो प्रेजेंट है बट उसके पास आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, देन वो होगा नेगेटिव ए नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो अगर आर एच प्रेजेंट है देन हम उसे पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, एंड अगर नहीं है तो हम उसे नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो ओ के पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, स्पेसिफिकली ओ नेगेटिव के पास, तो ये यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, और ए बी ऐसा है जो सबसे ब्लड ले सकता है, स्पेसिफिकली ए बी पॉजिटिव, क्योंकि उसके पास सारे के सारे एंटीजन है। ओके, तो वो सबसे ब्लड ले सकता है और उसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं, तो सॉरी, उसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं, तो काम चल जाता है, तो मजे ही मजे है बी के। बाकी ए को ओ ब्लड दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को ओ ब्लड दे सकता है, बी ए बी को भी दे सकता है। ओके, तो ये था अबाउट ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। अभी आर एच ग्रुपिंग के बारे में मैंने तुम्हें थोड़ा तो बता दिया, अगर प्रेजेंट होगा नहीं होगा, तो अगर प्रेजेंट है देन पॉजिटिव, नहीं है देन नेगेटिव। बाकी ये टर्म आई थी रेसिस मंकी से, रेसिस मंकी से ये टर्म लिया गया था। क्यों? क्योंकि आर एच एंटीजन जो है वो सिमिलर है उससे, इसीलिए। ओके, बाकी अब एक इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करते हैं अबाउट आर एच एंटीजन गाइस, सॉरी आर एच ग्रुपिंग के बारे में, जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसमें हमें देखना है कि एक मदर है जो कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली है, एंड उसका जो फीटस है, जो इन्फेंट है, वो है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला। तो फिर होता क्या है एक्चुअली? सो हम इसे कंसिडर करेंगे इस बॉक्स को वूम ऑफ मदर। ठीक है, ये मदर की वूम है जिसका और जिस मदर का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव। ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव है, एंड इसके अंदर जो फीटस है इसका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव। एंड ये जो सिनेरियो चल रहा है ये है फर्स्ट प्रेगनेंसी का सिनेरियो। ठीक है, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी का सिनेरियो है।
तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में सर्टेनली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोनों का जो ब्लड है वो कभी मिक्स नहीं होने देता। एक जो लेयर है, एक टिश्यू है जो है प्लासेंटा। प्लासेंटा मॉम एंड फीटस का ब्लड कभी मिक्सअप नहीं होने देता। फीटस अपना ब्लड खुद बनाता है बॉडी में, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम कब होती है कि जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, बेबी की डिलीवरी हो गई एंड ठीक है, ये पॉजिटिव वाला फीटस बाहर आ गया, बट ये अपने कुछ पार्टिकल्स अंदर छोड़ देता है। ये अपने कुछ पार्टिकल, ब्लड के पार्टिकल्स अंदर वुम्ब में ही छोड़ देता है। अभी मदर के बॉडी का फर्स्ट इंटरेक्शन इसके साथ अभी होता है इन पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स के साथ। अब जब मदर के बॉडी का इसके साथ इंटरेक्शन होता है, तब मदर के बॉडी के लिए ये होते हैं फॉरेन पार्टिकल्स, यानी दुश्मन। तो ये इसके खिलाफ बना देते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी बनाकर उसकी मेमोरी रख लेते हैं एंड उसकी क्या कर देते हैं, मेमोरी रख लेते हैं एंड उस पार्टिकल्स को किल करते हैं एंड खत्म कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में नो इश्यूज, बट अभी सेम मदर फिर से प्रेग्नेंट होती है, सेम मदर, ठीक है, सेम मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली फिर से प्रेग्नेंट होती है, उसका जो फीटस है वो फिर से एक बार पॉजिटिव होता है, ठीक है। फीटस फिर से एक बार पॉजिटिव होता है एंड एंटीबॉडीज की स्पेशलिटी है कि वो प्लासेंटा क्रॉस कर सकती है। तो जब फीटस पॉजिटिव होता है तब मदर के बॉडी में मेमोरी रहती है कि ये फॉरेन पार्टिकल है, हमें इसे खत्म करना है क्योंकि इट इज हार्मफुल। तो वो फीटस पे ही हमला कर देती है, जो कि फीटल का डेथ कॉज कर सकता है। इट इज फेटल, ठीक है, या फिर उसे सेवियर जॉइंटिस भी हो सकता है, ठीक है। पर अगर हमें इस केस को प्रिवेंट करना है तो क्या, ठीक है, अगर हमें इस केस को प्रिवेंट करना है तो क्या होता है कि जब मदर, यहाँ पे देखो, अगर मदर का फर्स्ट इंटरेक्शन में ही जब मदर के बॉडी का ये वाला इंटरेक्शन होने ही ना दे, अगर ये इंटरेक्शन होगा ही नहीं तो मदर की बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी ही नहीं। अगर एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं देन सेकेंड प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये एंटीबॉडी जो है वो सारा गड़बड़ कर रही है, तो इसे इसे बनाना रोकना पड़ेगा मदर की बॉडी को। तो यहाँ पे जब डिलीवरी हो जाती है देन इमीडिएटली एक वैक्सीन दी जाती है जो है एंटी RH एंटीबॉडी, जिसे रोगम वैक्सीन कहते हैं, जो इन फीटस के सेल्स को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देती है बिफोर द इंट्रैक्शन ऑफ मदर का बॉडी विथ इट, ठीक है। तो फिर ये एंटीबॉडी बनती ही नहीं और ये प्रॉब्लम होती ही नहीं, ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। Understand the whole case of erythroblastosis fetalis, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस को ही हिमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो ये फेटल होती है कॉज कर सकती है सेवियर एनीमिया एंड जॉइंटिस इन बेबी। सो एक तो बेबी की डेथ हो जाएगी या फिर उसे सेवियर एनीमिया या फिर जॉइंटिस हो जाएगा, ठीक है। केस क्या है याद रखना, मदर नेगेटिव एंड फीटस पॉजिटिव। वैक्सीन एंटी-RH एंटीबॉडी का नाम एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती बट वो है रोगम वैक्सीन। बाकी ये वाला एक और चीज याद रखना कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का दूसरा नाम क्या है। ओके, तो आई थिंक पूरा केस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया एंड आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं ऑन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड एनसीईआरटी में बहुत जलेबित की तरह बनाया गया है, बहुत गोल गोल घुमाया गया है। उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने अपने नोट्स में लिखा है, तो इट इज बेटर कि आप नोट से पढ़ो एंड देन उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है।
सबसे पहले हमें हमारी बॉडी में होती है इंजरी, जिसे एनसीईआरटी ट्रॉमा भी बोल रही है। एंड जब बॉडी में इंजरी या फिर ट्रॉमा होता है तब रिलीज होता है एक एंजाइम जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है ये एक्टिवेट करता है थ्रोम्बोकाइनेस को इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। यहाँ पे कैल्शियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्लॉटिंग में, क्योंकि आपको हर जगह पे कैल्शियम आयन का प्रेजेंस दिखेगा। ठीक है, बाकी ये थ्रोम्बोकाइनेस क्या करती है, बुलाती है प्रोथ्रोम्बिन को एंड उसे कन्वर्ट, ये है इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन, एंड उसको कन्वर्ट करती है इनटू थ्रोम्बिन जो कि एक्टिव है। और ये थ्रोम्बिन भी अकेली कुछ नहीं कर सकती, तो ये बुलाती है फाइब्रिनोजिन। याद करो फाइब्रिनोजिन क्या था, क्लॉटिंग प्रोटीन था, बट ये सॉल्यूबल क्लॉटिंग प्रोटीन है, तो इसे इनसॉल्यूबल मैश लाइक स्ट्रक्चर में एक्टिव किया जाता है। ये इनएक्टिव है तो इसे एक्टिव किया जाता है। तो थ्रोम्बिन इस फाइब्रिनोजिन को एक्टिव करती है एंड बनाती है फाइब्रिन जो कि इनसॉल्युबल मैश लाइक स्ट्रक्चर है, जालीदार स्ट्रक्चर है, एंड ये अल्टीमेटली ब्लड को क्लॉट करता है। एंड ये जो क्लॉट होता है इसके अंदर क्या क्या होता है, इस क्लॉट के अंदर डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स होते हैं जो कि ट्रैप होते हैं एंड वो ब्लड फ्लो रोक देते हैं। यहाँ पे बहुत सेट ऑफ रिएक्शन हो रही है, यू कैन सी बहुत सारी रिएक्शन हो रही है सीरियल वाइज, तो इसे हम कैस्केड रिएक्शन भी कहते हैं। तो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड को कैस्केड रिएक्शन भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पे मेंशन है, देखिए कैस्केड रिएक्शन। कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो क्लॉट होता है वो क्या है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ऑन लिम्फ। लिम्फ पढ़ते हैं। लिम्फ बहुत छोटा टॉपिक है। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट कैरियर है आयंस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, प्रोटीन्स एंड डब्ल्यूबीसीज का। लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है, रिच होता है लिम्फोसाइट में, एंड फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन लोकेटेड लैक्टेट प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल विला। ठीक है, सो ऑल ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस है, ठीक है। ओके, सो लिम्फ इज वेरी स्मॉल टॉपिक। अभी हम सर्क्यूलेटरी पाथवे पढ़ते हैं। सर्क्यूलेटरी पाथवे, सर्क्यूलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप, ओपन एंड क्लोज। सबसे पहले हमें ओपन एंड क्लोज सिस्टम के बारे में बताया गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया है। सो ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें वेसल्स जो है वो एक कैविटी में ओपन हो जाते हैं जिसे साइनस कहते हैं, ठीक है। एंड जो ऑर्गन्स है वो नहा रहे होते हैं इन ब्लड, उस सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें प्रॉपरली नेटवर्क बना होता है ब्लड वेसल्स का एंड वो सप्लाई कर रहे हैं ब्लड प्रॉपरली टू द ऑर्गन्स, जहाँ पे ऑर्गन्स नहा नहीं रहे होते ब्लड में, ठीक है, उसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल्स है ऑर्थ्रोपॉड्स एंड मॉल्युस्क। बट मॉलिस्का में आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा जो है ऑक्टोपस, जिसके पास वो मॉलिस्क होने के बावजूद भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल्स हैं एनालिड्स एंड क्वाड्रेट्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स याद रखिएगा। बाकी और एक इससे हम डिफरेंट शेड करते हैं बिटवीन सर्कुलेटरी सिस्टम की कितने चेंबर्स प्रेजेंट है। अगर 2 चेंबर्स प्रेजेंट है एज लाइक इन फिशेस तो उसे कहा जाता है सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। तो 2 चेंबर्ड हार्ट जो है वो हमारे फिशेस में प्रेजेंट होता है। फिशेस के हार्ट को वीनस हार्ट भी कहते हैं। अभी एक बार फिशेस के हार्ट का मैकेनिज्म देख लो, तो यहाँ पे एक एट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है। ये वाला जो दिख रहा है ये है साइनस विनोसस एंड ये है कोनस आर्टेरियोसिस। तो यहाँ पे टिश्यू जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ भेज रहा है, हार्ट में भेज रहा है। हार्ट उसे पंप करके गिल्स के पास भेज रहे हैं, गिल्स उसे टिश्यूज को सप्लाई कर रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट में ब्लड सिर्फ एक बार गया, एक ही बार गया एंड देन वो ऑक्सीजनेट होकर टिश्यूज के पास पहुंच गया, इसीलिए इसे सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। वही एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे है 3 चेम्बर्ड हार्ट। यहाँ पे
दो एट्रिया होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, एंड एक ही कॉमन वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। इसके कारण इन दोनों केसेस में होता क्या है कि एनर्जी बहुत कम बनती है, इसीलिए ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्म्स होते हैं। अभी एक एक्सेप्शन है इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स वाले केस में, जो है क्रोकोडाइल। सो क्रोकोडाइल जो है वो रेप्टाइल होने के बाद भी इसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है। तो इनमें एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब हम एव्स एंड मैमल्स में होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, या फिर जिसे हम सिंपली डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स है, प्रॉपरली ब्लड 2 बार हार्ट में एंटर करता है एंड पंप आउट होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट किया जाता है, इसीलिए एनर्जी बहुत ज़्यादा बनती है, हेंस वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स या फिर होम्योथर्म्स, ठीक है। यही हमारी एनसीईआरटी ने इतने बड़े पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है, जो मैंने आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है एंड अपना पूरा नॉलेज यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो या चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इससे आगे आपको पढ़ना है तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट नहीं पता होगा तो अल्टीमेटली आप कार्डियक साइकिल जो ट्रिकी टॉपिक है उसे समझ ही नहीं पाएंगे एंड नोडल टिश्यूज को भी नहीं समझ पाएंगे। तो अगर इसके आगे आपको समझना है लेसन मैकेनिज्म सर्कुलेशन वाला पूरा पाथवे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। कौन सी वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा सेप्टा किसको सेपरेट कर रहा है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं विथ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। प्लीज पे योर ऑल अटेंशन। अभी तक आपने अगर 100% नहीं दिया होगा अटेंडेंस, सो प्लीज अभी अपना पूरा 100% अटेंडेंस आपको यहाँ देना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो आगे का कुछ नहीं समझेगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले ये होता है राइट साइड एंड ये होता है लेफ्ट साइड। क्लियर। एक चीज आपको यहाँ से बता देते हैं कि हार्ट का जो राइट साइड है वहां पे होता है सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड में होता है सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी जो राइट एट्रिया होता है ये वाला, ये स्मॉलेस्ट चेम्बर होता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ये लार्जेस्ट चेम्बर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन्ड है, स्मॉलेस्ट चेम्बर है राइट एट्रिया एंड लार्जेस्ट चेम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड इसकी जो वॉल्स है वो बहुत ज्यादा थिक होती है। बाकी एट्रिया आर नॉट पंपिंग चेम्बर्स, वेंट्रिकल आर पंपिंग चेम्बर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये बात याद रखना, पंप जो करता है वो वेंट्रिकल होता है। ओके देन लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको सर्कुलेशन भी समझा दूंगा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। सबसे पहले वेना कावा जो है, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा दोनों। इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी ऑर्गन्स से ब्लड लाता है एंड सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लाता है। तो जो इंफीरियर वेना कावा है जब वो ब्लड डालता है इन राइट एट्रिया, तब उस ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, वो फिर से वापस चला ना जाए, इसके लिए लेफ्ट राइट एट्रिया एंड इंफीरियर वेना कावा के बीच में एक वेल्व प्रेजेंट होती है जो प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वो है यूस्टिशियन वेल्व, वो है यूस्टिशियन वेल्व, ठीक है। ओके एक चीज आई हैव फॉरगेट टू टेल यू। देखिए हार्ट में जो 4 चेम्बर है वो किस तरह सेपरेटेड है। राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया से सेपरेट होता है बाय थीन मस्क्यूलर इंटर एट्रियल सेप्टम। लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से सेपरेट होता है बाय थिक मस्क्यूलर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड
दोनों एट्रिया एंड दोनों वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय थिक फाइबरस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ पे आप थीन एंड थिक के बीच में कंफ्यूज हो सकते हो, तो याद रखना एट्रिया थीन है एंड वेंट्रिकल एंड एट्रिया वेंट्रिकल वाला सेप्टम जो है वो थिक है। तो ये एक चीज थी जो मुझे बता देनी चाहिए थी पहले। ओके, तो आई हैव कंप्लीटेड यूस्टिशियन वाल्व कि वो किसके बीच की वाल्व है, इंफीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रिया के बीच में। अभी लेफ्ट राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। एंड देन वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड टू द हार्ट। तो वेंट्रिकल क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे भेजेगा, लंग्स को भेजेगा। तो लंग्स को भेज रहा है तो वो पंप कर रहा है। यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं पल्मोनरी सेमील्यूनार वाल्व, जो प्रेजेंट होती है पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। ये गार्ड करती है ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल टू दी पल्मोनरी आर्टरी। अभी यहाँ से लंग्स में चला गया ब्लड, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके ब्लड आता है लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आएगा एंड देन वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में कि वो पंप हो सके टू अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व। ठीक है, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व। देन लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है टू टिश्यूज। ठीक है, देन उसके बीच यहाँ पे एंड अओर्टा के बीच में एक और वाल्व प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं अओर्टिक सेमील्यूनार वाल्व। अओर्टिक, एंड दिस वर्ड सेमील्यूनार क्यों है, क्योंकि ये वाल्व का जो शेप है वो हाफ मून की जैसा है। ठीक है, तो एक वाल्व जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अओर्टा के बीच में प्रेजेंट है उसे हम अओर्टिक सेमील्यूनार वाल्व कहते हैं, जो गार्ड करता है ओपनिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल टू अओर्टा। होप कि आपको पूरा मैकेनिज्म समझ गया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझा है तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा रिवर्स कीजिए एंड वो चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट नहीं समझेगा देन आगे आपको नोडल टिश्यूज एंड कार्डियक साइकिल का जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का सेकेंड पार्ट देखते हैं जहाँ पे हमें वेंट्रिकल्स के बारे में थोड़ा सा देखना है। अभी वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो इरेग्युलर होती है, तो इसे हम कॉलुमनार कार्ने कहते हैं, कॉलुमने कार्ने कहते हैं, इरेग्युलरिटीज ऑन वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, अब इस इनरेगुलरिटीज के ऊपर कुछ वेंट्रिकुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स कनेक्शन बिठाते हैं बिटवीन वेंट्रिकुलर वॉल एंड कॉर्डे टेंडने। अभी इन कॉर्डे टेंडने का काम क्या है, ये राइट साइड है एंड ये लेफ्ट साइड है, याद रखना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट थी ऑन राइट साइड, तो यहाँ पे राइट साइड में 3 कॉर्डे टेंडने प्रेजेंट होते हैं एंड लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व थी, तो यहाँ पे 2 कॉर्डे टेंडने होते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग को, प्रिवेंट करते हैं बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व फ्रॉम कोलैप्सिंग। बाकी ये ज्वाइन कैसे होते हैं, नीचे ये ज्वाइन होते हैं टू पैपिलर ऑन राइट साइड ऑफ हार्ट, ये ज्वाइन होते हैं टू पैपिलरी मसल्स एंड ऊपर ज्वाइन होते हैं टू ट्राइकस्पिड वॉल, एंड लेफ्ट साइड में ये ज्वाइन होते हैं टू पैपिलरी मसल एंड ऊपर ज्वाइन होते हैं विद बाइकस्पिड वॉल। तो याद रखना, ट्राइकस्पिड के तरफ राइट साइड में 3 प्रेजेंट होते हैं, बाइकस्पिड में 2 प्रेजेंट होते हैं। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व के। आई थिंक ये एक लास्ट मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपको समझ गया होगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, देन अभी मैंने आपको थोड़ा तो आइडिया दे दिया था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में ही कि कहाँ से ब्लड आता है एंड कहाँ पे जाता है, बट एक आपको सर्कुलेशन फिर भी टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बहुत अच्छे से समझ गया है देन दिस इज नॉट द बिग डील, क्योंकि
एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड देयर, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है। ओके, तो बॉडी टिश्यूज ने प्रोड्यूस किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें भेजना है राइट एट्रिया में, ठीक है। हमें कहाँ भेजना है? टू दी राइट एट्रिया। अभी राइट एट्रिया में भेजे कैसे? तो राइट एट्रिया में भेजा जाता है बाय वेना कावा। अपर बॉडी से सुपीरियर वेना कावा लाती है, इंफीरियर मतलब लोअर बॉडी से इंफीरियर वेना कावा लाती है। अभी इंफीरियर एंड वेना कावा एंड राइट एट्रिया के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होती है, जो मैंने अभी आपको बताई, जल्दी से कमेंट्स कर देना उसका नाम, ठीक है। देन वो ब्लड राइट एट्रिया से प्रोसीड करता है टू राइट वेंट्रिकल। अभी राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व प्रेजेंट रहती है, उसे हम एवी वाल्व कहते हैं, जो है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। देन राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है टू लंग्स, एंड लंग्स के बीच लंग्स में जो ब्लड लेके जाती है वो आर्टरी है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को ले जाती है टुवर्ड्स लंग्स। लंग्स ब्लड को बढ़िया ऑक्सीजनेटेड करती है, एंड देन पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रिया में ले जाती है, एंड लेफ्ट एट्रिया में ले जाने के बाद लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जो है वो पंप होता है टू ट्रैवल करता है टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ट्रैवल करता है बाय एवी वाल्व, जिसे हम कहते हैं बाय पासिंग एवी वाल्व, जो है बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व। देन लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है अओर्टा से टू फिर से अगेन बॉडी के टिश्यूज, एंड अओर्टा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को ले जाती है एंड फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देती है बॉडी टिश्यूज को। एंड देख रहे हो आप यहाँ पे डबल सर्कुलेशन कैसे हो रही है? हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बार जा रहा है, 2 बार एंट्री मार रहा है, इसलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। आई थिंक अब आपको पूरा टॉपिक ऑफ कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है वो क्लियर हो गया होगा। सारी वाल्व्स, सारे डिविजन्स सब सब क्लियर हो गए। अभी जो डबल सर्कुलेशन में, डबल सर्कुलेशन कहते हैं यानी 2 सर्कुलेशन हो रहे हैं, तो एक सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड एक सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो देखो, हार्ट जो है वो कॉमन फ्रेंड है दोनों का, लंग्स का एंड बॉडी टिश्यूज का। हार्ट क्या है? एकदम कॉमन वाला दोस्त है। तो जब हार्ट लंग्स के साथ सर्कुलेशन करता है तो हम उसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जहाँ पे क्या होता है, हार्ट भेजता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स एंड लंग्स हार्ट में भेजती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड बॉडी टिश्यूज के साथ जो फ्रेंडशिप है हार्ट की उसे कहा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बॉडी टिश्यूज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजती है हार्ट में एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है हार्ट से, इसे कहा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। क्लियर? एकदम एकदम खुश खुश हो गए सब जन? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, सर्कुलेशन, एवरीथिंग इज डन। ओके, तो एनसीईआरटी में यही सारी चीजें मेंशन्ड है, यहाँ पे मेंशन्ड है, तो प्लीज पढ़ लेना। मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। व्हाट हैपन गाइस? ये क्या हो रहा है? ओके बाकी ये जो पार्ट है ये नोडल टिश्यूज के बारे में है, जो हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कार्डियक साइकिल समझाने वाला हूँ। तो कार्डियक साइकिल समझते हैं। अभी जितना भी आपने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेशन का नॉलेज लिया है वो पूरा का पूरा नॉलेज आपको एक ही टॉपिक कार्डियक साइकिल में लगा देना है, ठीक है। तो एक डीप ब्रेथ लो एंड लेट्स स्टार्ट विथ कार्डियक साइकिल। ओके, सो धीरे धीरे समझेंगे एंड कार्डियक साइकिल को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कार्डियक साइकिल में 2 टर्मिनोलॉजीज यूज होगी जो कि आपको याद रखनी है, एक है डायस्टोल एंड एक है सिस्टोल। तो डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन एंड सिस्टोल का मतलब होता है
कॉन्ट्रैक्शन। बाकी कार्डियक साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो है 0.8 सेकेंड्स। ये 3 स्टेजेस में परफॉर्म करी जाती है, जो होती है एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल, जिसमें एट्रियल सिस्टोल सिर्फ 0.1 सेकेंड का होता है, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है एंड जॉइंट सिस्टोल 0.4 सेकेंड्स का होता है। तो आप देख रहे हो आधा टाइम तो हार्ट रिलैक्स स्टेट में होता है। तो एट्रियल सिस्टोल से चीजें समझना शुरू करेंगे। एंड एक फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज मस्ट बिफोर स्टडिंग कार्डियक साइकिल। इट इज मस्ट गाइस, क्योंकि यहाँ पे हम सारी एवी वाल्व्स कब ओपन होती है, सेमी ल्यूनर वाल्व्स कैसे ओपन होती है, ब्लड यहाँ पे ऐसे जाता है वैसे जाता है, वही देखने वाले हैं। बाकी एक चीज बता देते हैं आपको कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व है, हम इसने एवी वाल्व कहते हैं। एंड जो सेमी ल्यूनर वाल्व है, हम इन्हें सेमी ल्यूनर वाल्व या फिर एसवी वाल्व कहते हैं। Okay, so now you are ready, completely ready to study cardiac cycle. So, okay, then let's start. तो कार्डियक साइकिल को मैं एक पाई चार्ट के थ्रू समझा रहा हूँ आपको। तो चलिए समझते हैं। कार्डियक साइकिल में सबसे पहले होगा एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल होगा, ठीक है, जो 0.1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली, दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड जो ब्लड है वो एंटर करेगा इनटू वेंट्रिकल, मतलब एट्रिया से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में एंटर कर रहा है। अगर ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में एंटर कर रहा है, यानी किन्हें खुलना पड़ेगा, यहाँ पे जो वाल्व्स है इन लोगों को खुलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सी वाल्व्स खुलेगी, एवी वाल्व्स खुलेगी एंड रूट ऑफ ग्रेट वेन क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट हो जाएगा। देन बारी आती है वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल की। वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल में जो एवी वाल्व्स है वो क्लोज हो जाती है। एवी वाल्व जैसे ही क्लोज होती है, एवी वाल्व जैसे ही क्लोज होती है, वैसे ही एक साउंड, हार्ट का पहला साउंड जिसे हम लब कहते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो लब कब प्रोड्यूस होता है, जब क्लोज होती है एवी वाल्व। यहाँ पे आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड अब हार्ट के वेंट्रिकल्स से ब्लड लंग्स में भेजने वाली तैयारी शुरू होगी। और अगर लंग्स में ब्लड भेजना है एंड बॉडी टिश्यूज में ब्लड भेजना है, तो यहाँ पे ओपन करी जाएगी दोनों सेमी ल्यूनर वेल्व्स को, सेमी ल्यूनर वेल्व्स को ओपन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा सेमी ल्यूनर वेल्व एंड यहाँ पे लिखा है कि लब साउंड प्रोड्यूस होता है जब एवी वेल्व क्लोज होंगी। ओके जब सारा ब्लड प्रोसीड कर जाएगा वेंट्रिकल से बाहर, तब क्लोज हो जाएगा फिर से वेंट्रिकल। एंड जैसे ही वेंट्रिकल क्लोज होता है, सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाएंगे, वैसे ही हार्ट का सेकंड साउंड डब प्रोड्यूस होता है। सेकंड साउंड ऑफ हार्ट कौन सा है, डब। तो वो प्रोड्यूस हो जाता है। ऑल चेंबर्स ऑफ हार्ट यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल में रिलैक्स करते हैं एंड एवी वाल्व्स फिर से खुल जाते हैं। एवी वाल्व्स अगर खुल गए तो क्या होगा, एवी वाल्व्स अगर खुल गए, यहाँ पे ये जो वाल्व प्रेजेंट है अगर ये खुल जाएंगे, तो फिर क्या चालू हो जाएगी, वेंट्रिकुलर फीलिंग, यानी ब्लड फिर से फ्लो करना चालू कर देगा टू हमारे वेंट्रिकल्स। सो दो तरह से वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है। 70% जॉइंट डायस्टोल में ही हो जाती है। इनिशियल 1/3 फास्ट होती है एंड रेस्ट 1/3 स्लो होती है, यानी स्लो को हम डायस्टेसिस कहते हैं एंड बाकी की बची कुची 30% एट्रियल सिस्टोल में होती है। ऐसे पूरा का पूरा साइकिल 0.8 सेकेंड में रिपीट होता रहता है। ठीक है, ओके। आई होप कि पूरा मैकेनिज्म मैंने बहुत इजीली आपको समझा दिया है एंड आप अगर विजुअलाइज कर रहे होंगे तो आपको समझ भी गया होगा
कि कब एवी वाल्व क्लोज, इट इज कंप्लीट वर्क ऑफ विजुअलाइजेशन। जो जितना विजुअलाइज करेगा वो उतना क्लियर होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रेक्टाफिकेशन नॉट वर्क्स। ठीक है, ओके। देन कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस कर लेते हैं, एंड कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट साउंड्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो कार्डियक साइकिल के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल एट्रियल रिलैक्सेशन कब होता है, एट्रिया रिलैक्स कब कर रहा है। तो मुझे बताओ, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, यानी सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये जो बचा वाला पूरा पार्ट है इसमें एट्रिया रिलैक्स कर रहा होगा। तो ये कितना है, ये कितना है 0.3 प्लस 0.4, मतलब 0.7 सेकेंड्स एट्रिया रिलैक्स करता है। एंड वेंट्रिक्यूलर रिलैक्सेशन की अगर बात करें, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बाकी बच्चा वाला पार्ट में वो रिलैक्स करेंगे, जो कि है 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, सो 0.5 सेकेंड्स। अभी ड्यूरेशन ऑफ लब टू डब कितनी होती है एंड डब टू लब कितनी होती है, ये देखो। लब टू डब सबसे पहले देखेंगे, लब से डब तक की ड्यूरेशन कितनी है। तो यहाँ पे देख रहे हो, लब यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, 0.3 सेकेंड बाद डब प्रोड्यूस हो गया, तो लब टू डब की है 0.3 सेकेंड, एंड डब टू लब की ड्यूरेशन है 0.4 प्लस 0.1, मतलब 0.5 सेकेंड्स, 0.5 सेकेंड्स। यही चीजें यहाँ पे मेंशन करी गई है। सो अगर आप पाई डायग्राम से चीजें पढ़ रहे हैं, इस वाला डायग्राम से ही समझ रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको हार्ट साउंड के बारे में बता देता हूँ। लब एंड डब, लब प्रोड्यूस होता है जब क्लोज होता है एवी वाल्व, एंड ये लो पिच साउंड है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है। डब जो साउंड है वो क्लोज होता प्रोड्यूस होता है व्हेन जब क्लोज होती है एसवी वाल्व। ठीक है, ये हाई पिच साउंड है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। अभी एक टर्मिनोलॉजी है जो कि है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं ईडीवी यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इस पर से क्वेश्चन आया है, ये कार्डियक आउटपुट को मिलाकर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि बोलते हैं कि कार्डियक आउटपुट इतना है, मतलब कुछ भी रैंडम नंबर दे देंगे एंड बोलेंगे ईडीवी इतना है एंड ईएसवी इतना है, अभी हार्ट रेट निकालो। तो जब हम कार्डियक वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 70 ml पर 70 ml ऑफ ब्लड होता है। अब कर कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला देखें तो वो है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट कहाँ पे मेंशन है, 72 है, तो ये आपके एनसीईआरटी में मेंशनड है ओवर हियर। 70 से 75 टाइम्स होता है हार्ट नॉर्मली बीट, हम एवरेज 72 बीट्स पकड़ते हैं पर मिनट। सॉरी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये वैल्यू दे देंगे, ये वैल्यू दे देंगे, ये वैल्यू दे देंगे, मतलब ये अल्टीमेटली वैल्यू दे रहे हैं ना, आपको कैलकुलेट करने लगाएंगे ये। तो आई थिंक आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर्स में, यू कैन चेक इट आउट इन PYQs। तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 72 इंटू 70 विच इज 5040 ml पर मिनट, हम अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर पकड़ लेंगे। ओके, देन एक और ट्रिकी पार्ट नोडल टिश्यूज का, जो कि मैंने आपको बोला था, कहाँ पे बोला था कि हम ये पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे है, कहाँ पे गया, यस। सो आई हैव टेल यू कि ये वाला पार्ट हम आगे पढ़ेंगे, वही अब हम वहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो वहाँ पे चलते हैं फिर से वापस। नोडल टिश्यूज, अगेन द वर्क ऑफ विजुअलाइजेशन। जितना तुम विजुअलाइज करोगे उतनी चीजें तुम्हारे लिए यहाँ पे आसान होगी। चलिए शुरुआत करते हैं नोडल टिश्यूज की।
अ स्पेसिफिक कार्डियक मस्कुलर आर कॉल्ड एज नोडल टिश्यूज। ठीक है, ये रेगुलेट करता है हार्ट बीट को एंड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सारी बेसिक बातें जो एनसीईआरटी में लिखी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवी, व्हाट इज हैपनिंग, ओके। सबसे पहले पढ़ेंगे एस ए नोड के बारे में। तो देखिए, ओके नाउ इट इज क्लियर। अ पैथ of tissue is present in right upper corner of right atrium, उसे हम कहते हैं एस ए नोड या फिर साइनो एट्रियल नोड। इट इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट, मतलब ये जनरेट कर सकता है इम्पल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिम्युलाई। हेंस हमारा हार्ट जो है वो ऑटो एक्साइटेबल होता है। क्लियर? सबसे पहले लोकेशंस देख लो, देन सबको कनेक्ट करेंगे, सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे एंड कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। देन हम पढ़ेंगे एवी नॉड के बारे में। एवी नॉड यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नॉड ब्रदर। ठीक है, तो ये जो पैच है प्रेजेंट होता है लोअर लेफ्ट, देखना है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम ओनली, राइट एट्रिया ओनली। ठीक है, कहां पे? क्लोज टू एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा के पास में प्रेजेंट होता है, उसे हम एवी नॉड कहते हैं। देन ये कंटिन्यू होता है फर्दर एंड बनाता है बंच ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर बंच बनाता है। ठीक है, ये कंटिन्यू होता है एंड बनाता है एंड देन डिवाइड हो जाता है इनटू 2 पार्ट। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है कि कंटिन्यू करता है, एंटर करता है इन लेफ्ट राइट वेंट्रिकल एंड देन एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से ईयर के टॉप में जाकर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पर जाकर, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप में जाकर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पर डिवाइड करता है इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस एंड वहां से निकलने वाली फाइबर्स को हम परकिंजे फाइबर्स कहते हैं। ओके, आपको सारे टर्मिनोलॉजी समझ गई। एसवी नोड क्या है जो जनरेट कर सकती है इम्पल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां का कि ये विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई वहां पे इम्पल्स जनरेट करती है। तो ठीक है, यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगी एंड वो पास ऑन करेंगी टू एवी नोड। अभी एवी नोड के पास इम्पल्स आएगी, वो कंटिन्यू करेगी एवी बंडल से एंड पास करेगी टू परकिंजे फाइबर एंड परकिंजे फाइबर क्या कर देगा, उसे स्प्रेड कर देगा पूरे हार्ट के मसल्स में। ठीक है, तो एक बार यहां से देख लो, एसवी नॉड जनरेट करता है इम्पल्स, उसे कंडक्ट करता है एवी नॉड, एवी नॉड कंडक्ट करके उसे पास करता है टू एवी बंडल एंड एवी बंडल उसे पास करता है टू परकिंजे फाइबर्स, जो उसे प्रोपोगेट या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस इम्पल्स को टू द होल हार्ट। यहाँ पे मैंने गूगल से निकाल के एक इमेज डाल दी है, आप इसे भी प्रेफर कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक नोडल टिश्यूज वाला पार्ट भी अभी आपको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रोग्राफ पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है गाइस, जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरी जो होती है वो सप्लाई करती है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई। वेन्स जो है वो सप्लाई करती है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हार्ट, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई। एंड कैपिलरीज वो होती है जो कनेक्शन बिठाती है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। देन लेयर्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन, तो 3 लेयर्स होती है, टूनिका इंटीना जो स्क्विमिश एपिथेलियम की बनी होती है, टूनिका मीडिया जो कि स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर से बनी होती है, एंड टूनिका एक्सटर्ना जो कि फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है विथ कोलेजन फाइबर, उसके अंदर कोलेजन फाइबर भी होता है। तो चलिए एक छोटा टॉपिक जल्दी से एक्सप्लेन करवा दिया, अभी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब एक कंफ्यूजन जो मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रोकार्डियो
ग्राफ एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखा है, ठीक है। अभी ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ये मशीन को बोला जाता है, जो मशीन ईसीजी निकालती है ना उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो होता है जो ऑप्टेन होता है, ये जो रिजल्ट निकलता है ना ऑप्टेन होता है, ये रिजल्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राम, ओके। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एनसीईआरटी ने यहाँ पे बोल के रखा है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। So ECG is graphical representation of electrical activity of heart during cardiac cycle, ठीक है। नॉर्मल ईसीजी कंपोज करता है तीन चीजें। नॉर्मल यानी स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में एनसीईआरटी ने बात की है, जिसमें पेशेंट को तीन इलेक्ट्रिकल लीड्स से कनेक्ट किया जाता है, जिसमें से दो लीड्स लगाई जाती है ऑन बोथ रिस्ट एंड एक लीड लगाई जाती है, इलेक्ट्रिकल लीड लगाई जाती है ऑन लेफ्ट एंकल। तो ऐसे कनेक्ट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसे हम स्टैंडर्ड ईसीजी कहते हैं। बाकी बोला है कि डिटेल इवोल्यूशन ऑफ हार्ट फंक्शन एंड मल्टीपल लीड्स आर कनेक्ट अटैच टू चेस्ट रीजन, ठीक है। तो अगर डिटेल इवोल्यूशन पढ़ना है हार्ट का तो वहाँ पे मल्टीपल लीड्स चेस्ट रीजन में लगाई जाती है, बट एनसीईआरटी ने सिर्फ स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में बात की है, जो कंपोज करता है तीन चीजें, P wave, PQR wave and T wave. P wave is a small upward wave that represent atrial depolarization, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देन केम्स द PQR कॉम्प्लेक्स जो रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। The contraction starts slowly after Q and mark the beginning of systole. जो Q है वो मार्क करता है beginning of systole को, ठीक है। And then T is a small upward wave that represent ventricular repolarization or relaxation. It represents the return of ventricle from the excited state to the normal state. And the end of T wave will be marked as end of systole, मतलब systole वहां पे खत्म हो जाता है, that is it। बाकी एक एंथ ओवर थे जिन्होंने सबसे पहला ईसीजी डिस्कवर किया था, ये एनसीईआरटी प्लस प्लस है, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट फॉर अभी तो देख लिया ना नीट 2025 कैसा था, उसके लिए लिख दिया मैंने, ओके। चलिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम समझ लिया। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विथ रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अभी यहाँ देखिए हार्ट जो है वो मायोजेनिक होता है एंड एएनएस बोले तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शंस को। नर्व्स कनेक्ट द मेड्यूला रेगुलेट्स द हार्ट रेट, ठीक है। तो मेड्यूला जो होता है वो कार्डियक सेंटर होता है। अभी एएनएस दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट, और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम डिक्रीज करता है सारी चीजें जैसे रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड कार्डियक आउटपुट। यहाँ पे स्पीड ऑफ यहाँ पे सॉरी गाइज यहाँ पे थोड़ा गलत है, यहाँ पे आपको लिखना है स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। प्लीज ये इतना पार्ट प्लीज करेक्ट कर लीजिए जो मैंने डिक्टेट किया है। मैं इसे एडिट कर दूंगा जब भी नोट्स अपलोड करूंगा तब, ओके। ओके देन आगे बढ़ते हैं। एक बताया एड्रेनल ग्लैंड जो कि सिचुएटेड होती है
हमारे किडनी के ऊपर उसके दो पार्ट्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। अभी मेडुला कुछ मेडुलरी हॉर्मोन्स रिलीज करता है, एक है एड्रेनालिन एंड एक है नॉन एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को हम इमरजेंसी हार्मोन या फिर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉन एड्रेनालिन को हम नॉन एपिनेफ्रिन या फिर नॉन इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अभी एड्रेनालिन जो होता है will only increase heart rate, blood pressure, cardiac output, ठीक है। एंड वही कब इंक्रीज करता है ये सब, जब कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है। एड्रेनालिन तभी एक्टिव होता है जब इमरजेंसी कंडीशन होती है। एंड नॉन एड्रेनालिन भी इंक्रीज करता है हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, बट नॉन इमरजेंसी कंडीशन में, जब इमरजेंसी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? बस, वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड विल कंप्लीट दिस चैप्टर गाइस। ठीक है, डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड विल कंप्लीट दिस चैप्टर। सो वी विल स्टार्ट विथ कोरोनरी आर्टरी डिसीज विच इज CAD। ठीक है, अभी एनसीईआरटी में CAD को सिर्फ एक ही इसमें एक्सप्लेन किया जो है एथेरोस्क्लेरोसिस, बट एक्चुअली ये दो तरह की होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस सबसे पहले एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद we will discuss एट्रियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट करता है वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। इट कॉजेज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबरस टिश्यूज विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी नैरो। मतलब अगर आर्टरी का ल्यूमेन इतना है तो यहाँ पे सारा कुछ डिपॉजिट होता जाएगा, देख रहा हो गया। और ये क्या हो गया, जो ल्यूमेन इतना बड़ा था वो इतना सा हो गया। ठीक है, तो हार्ट को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं सप्लाई हो पाता। ठीक है, अगर ल्यूमेन जो है आर्टरी का नैरो हो गया तो ये अफेक्ट करता है ना सप्लाई ऑफ ब्लड टू हार्ट मसल्स। ठीक है, तो हार्ट एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता। देन केम्स एट्रियोस्क्लेरोसिस। एट्रियोस्क्लेरोसिस क्या करता है, ये डिपोजिशन करता है कैल्शियम का वॉल ऑफ हार्ट में। हार्ट की जो वॉल्स है उसमें ही कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, तो हार्ट की जो वॉल है जो इलास्टिक है वो इन इलास्टिक बन जाती है एंड रप्चर हो जाती है, एंड रप्चर कॉज कर देती है। ठीक है, रप्चर हो जाती है। देन ये समझिए आपने कि एट्रियोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में डिफरेंस क्या है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, नाम आर थोड़े थोड़े सिमिलर बट डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, अब एंजिना के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, इसे एंजिना पेक्टोरिस कहते हैं। एंड यहाँ ये होता क्यों है कि जब इनफ ऑक्सीजन इज नॉट सप्लाइड टू हार्ट मसल। अभी जब इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है हार्ट मसल्स को, तब हमें एंजिना हो जाता है। ओके, एंड इसके सिम्टम्स क्या है कि एक्यूट चेस्ट पेन होगा, दैट इज इट। एंड इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो। एंड ये कॉमन किस में है, अमंग्स मिडल एज एंड एल्डर्स। ये मिडल एज एंड एल्डर्स में कॉमनली देखा जाता है। देन अब हम हार्ट अटैक देख लेते हैं पहले, देन हार्ट फेल्यूर देख लेंगे, देन का ओके, हार्ट अटैक गाइस। हार्ट अटैक यानी also termed as myocardial infarction, death or damage of cardiac muscle tissue। यहाँ पे रप्चर और ब्लॉकेज देखने को मिलता है। ठीक है, देन comes the heart failure। हार्ट फेलियर यानी हार्ट नॉट पंप ब्लड efficiently, also known as congestive heart या फिर cardiac failure, causes congestion of lungs। ठीक है, और अब एक चीज जो कि हमें देखनी है वो है कार्डियक अरेस्ट गाइस।
हार्ट फेलियर तो ऑलरेडी यहाँ पे भी दिया है। कार्डियक अरेस्ट मैं बता देता हूँ, आई हैवंट रिटन इट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट देख लीजिए। कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट जो है वो स्टॉप कर देता है बीटिंग, मतलब वो धड़कना ही बंद कर देता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि नोडल टिश्यूज जो है वो एक्शन जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते थे, इम्पल्स जनरेट करते थे, वो बनना ही बंद हो जाती है, तो हार्ट फंक्शन करना ही बंद कर देता है। ओके, ब्लड स्टॉप फ्लोइंग टू ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स। ऐसे नॉड इज नॉट वर्किंग, ऐसे नॉड यानी साइनोएट्रियल नॉड वर्क नहीं करता। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन आई तो हम आर्टिफिशियल पेसमेकर इंट्रोड्यूस करते हैं एट द प्लेस ऑफ ऐसे नॉड, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसे नॉड क्या है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है विदाउट एनी स्टिमुलाई। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बिना वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो हार्ट काम नहीं करेगा। ओके, देन केम्स द कंजेंटल हार्ट डिसीज। कंजेंटल हार्ट डिसीज यानी ऐसी हार्ट की बीमारी जो सिंस बर्थ प्रेजेंट है, प्रेजेंट बाय बर्थ। जो किसके कारण हो सकती है? इन्फेक्शन, अगर मदर में इन्फेक्शन है, या फिर मदर हार्मफुल ड्रग इंटेक कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है। और मोस्ट कॉमन कॉन्जेंटल हार्ट डिसीज है सेप्टल डिफेक्ट यानी होल इन हार्ट, हार्ट में छेद होना। ओके जी, क्लियर। अब लास्ट पार्ट पढ़ के इसको कंप्लीट कर देते हैं, which is hypertension, high blood pressure. So hypertension, BP is high than normal. Normal BP कितना होता है? 120 से 80, ये इज द नॉर्मल बीपी। अभी जहाँ पे 120 mmHg इज सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर, ये जो 120 mmHg होता है ये सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर होता है, एंड 80 mmHg जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। जब ये दोनों बढ़ जाते हैं और पहुंच जाते हैं 1400 mmHg एंड 90 to 100 mmHg, तब कॉज करते हैं हाइपरटेंशन। और ये लीड कर सकता है हार्ट डिसीज एंड वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन एंड किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा लेसन कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, वी आर डन विद द लेसन। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर विद सच अ पेशेंस गाइस। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं 10 बार आपको बताऊंगा कि प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लेक्चर अपलोड होने के बाद नोट्स, डीपीपीज, एनसीईआरटी प्लस प्लस कंटेंट, उसकी डीपीपीज, कुछ एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल जैसे कि माइंड मैप्स एंड शॉर्ट नोट्स, टाइम टू टाइम सब आपको टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोडेड मिलेगा। डेली अपडेट्स भी वहीं पर आते रहेंगे, तो इसे ज्वाइन करना इज द मस्ट। बाकी लर्न, रिवाइज एंड विन विद द बायोवर्स गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर। थैंक यू।